हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 22 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का सारा क्वेश्चन है। लगभग सारा क्वेश्चन मिल गया था मेरे भाई। तो चलिए इसका थोड़ा डिटेल्स भी सभी क्वेश्चन का मैं कर दिया हूँ, जिससे कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं 22 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। चलिए, पहला क्वेश्चन था, दिसंबर 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? दिसंबर 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। दिसंबर 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं और ये रेखा गुप्ता 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बने हैं। वे भारतीय जनता पार्टी से हैं और उन्हें फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनावों में जीत के बाद 20 फरवरी 2025 को शपथ ली है। उससे पहले आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, जो आप पार्टी से थी, आम आदमी पार्टी से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन से निकाय आपका संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर था नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग, जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत सरकार की एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। इसने 1 जनवरी 2015 को यह योजना आयोग की जगह ली है। पहले योजना आयोग जो था, प्लानिंग कमीशन, उसका जगह लिया है नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उद्देश्य क्या होता है? तो यह सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर काम करता है, जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। दृष्टिकोण क्या है? यह ऊपर से नीचे यानी बॉटम टू अप दृष्टिकोण अपनाता है, न कि पारंपरिक ऊपर से नीचे वाला तरीका। कार्य क्या करता है? तो सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करना और आर्थिक नीति निर्माण में रणनीतिक सलाह देना, ये नीति आयोग का कार्य है। तो इसमें से 4 ऑप्शन था और पूछा था संवैधानिक निकाय नहीं है, तो आपका नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1969 में भारत सरकार ने 14 बड़े निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जो 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे, उनके नेतृत्व में हुआ था, ताकि बैंकिंग सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक हो सके और उन्हें विकास लक्ष्यों से जोड़ा जा सके। इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती है? तो काली मिट्टी, वैसे तो कपास आपका ऑप्शन में राइट आंसर था, लेकिन और भी काली मिट्टी में जो फसल होते हैं उसके बारे में आप देख लीजिए। काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसमें निम्नलिखित फसलें उगाई जाती है। तो तिलहन की जो फसलें उगाई जाती है, जैसे सोयाबीन, अलसी और सूरजमुखी, काली मिट्टी में तिलहन की ये फसलें उगाई जाती है। अनाज में जो हो गया गेहूं, ज्वार और बाजरा, ये काली मिट्टी में उपजाया जाता है। दालें जो हो गई चना और अरहर, काली मिट्टी में उगाया जाता है। कुछ अन्य फसल भी है, जैसे गन्ना, तंबाकू, ये सब भी काली मिट्टी में उगाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, 2007 में 33वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कहाँ हुई थी? तो 2007 में 33वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स की मेजबानी असम के गुवाहाटी शहर ने करी थी, जो 9 फरवरी से 18 फरवरी 2007 तक आयोजित हुए थे। और यह आयोजन असम के लोगों के लिए एक बड़ी सफलता थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था नेशनल गेम्स से भी। अगला प्रश्न जो पूछा था, महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन मास, यानी हिंदी में फाल्गुन मास, और फरवरी मार्च के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को ये महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, जो भगवान शिव और माता पार्वती से
संबंधित है। अगला प्रश्न जो पूछा था यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए था और ये आपका आंसर होना चाहिए था। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर गया, जब पीपीटी बनाने लगे तब जाके पता चला कि यहाँ प्रॉब्लम थोड़ा आगे पीछे लिखा गया है। लिखा हरियाली तीज के संबंध किससे है? तो हरियाली तीज का संबंध मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन से है, जो उनके प्रेम, समर्पण और पारिवारिक एकता का भी प्रतीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य लकड़ी के डंडों का उपयोग किया जाता है और राधा कृष्ण रास लीला पर आधारित है? तो कौन सा नृत्य लकड़ी के डंडों का उपयोग किया जाता है नृत्य में? तो गरबा और डांडिया नृत्य में लकड़ी के डंडों का उपयोग किया जाता है। डांडिया रास में लकड़ी के डंडियों का उपयोग किया जाता है और यह राधा कृष्ण की रास लीला पर आधारित होती है। ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न आया था सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक यानी डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें जनवरी 2005 में नियुक्त किया गया था और उन्होंने सुजय लाल ठाकुर का स्थान लिया था। वे असम मेघालय कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और 30 नवंबर 2027 तक इस पद पर रहेंगे। तो वर्तमान में कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। चलिए अगला प्रश्न जो है पूछा था, भारत में पुरुष फील्ड हॉकी में अपना पहला एशियाई स्वर्ण पदक कब जीता था? स्वर्ण पदक कब जीता था? चलिए तो भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला एशियाई खेल में स्वर्ण पदक 1966 में बैंकॉक में जीता था, जब उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को 1-0 से हराया था। यह भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि भी थी, जिसके बाद उन्होंने 1998 और 2014 में भी स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न जो पूछा था आपका, ग्लोबल इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आपका स्विट्जरलैंड जो है लगातार 15वीं बार शीर्ष स्थान पर बरकरार है। उसके बाद स्वीडन दूसरे नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर, जबकि भारत ग्लोबल इंडेक्स के मामले में 139वें अर्थव्यवस्थाओं में है। 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें रैंक पे है। टोटल मतलब 139 देश भाग लिया था, जिसमें इंडिया का रैंक 38वां है और निम्न मध्यम आय वाले देश में शीर्ष पर अपना भारत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 35वें नंबर के राष्ट्रीय गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 35वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स का आयोजन 2015 में केरल राज्य में हुआ था, जो 31 जनवरी से 14 फरवरी तक चला, जिसमें तिरुवनंतपुरम सहित केरल के कई जिलों में प्रतियोगिताएं हुई और केरल ने इस संस्करण की मेजबानी सफलतापूर्वक भी करी थी। अगला प्रश्न पूछा था, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया? तो यह आपका शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था, जिससे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शिक्षा पर कानून बना सके, जिसका उद्देश्य पूरे देश में शिक्षा में एक रूपता लाना था। इसलिए समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अगला प्रश्न जो पूछा था, मास्टर डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? मास्टर डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन था। तो मुख्य या कंटेनर फाइल होती है, जो कई छोटे छोटे दस्तावेजों, जिन्हें सब डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, को एक साथ जोड़कर एक बड़ा व्यवस्थित दस्तावेज जैसे किताब या फिर रिपोर्ट, मतलब पीडीएफ जैसा रेडी करते हैं, उसी को बोलते हैं मास्टर डॉक्यूमेंट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था आपका, ईमेल प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? तो यह प्रोटोकॉल, यहाँ प्रोटोकॉल छूट गया था, प्रोटोकॉल और मानकों का एक सेट है जो इंटरनेट पर ईमेल भेजने, प्राप्त करने और स्टोर करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। उसी को कहते हैं
ईमेल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में कैसे जाने जाते हैं या कौन जाने जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जाने जाते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हो गई थी, नाथूराम गोडसे के गोली मारने के कारण। 6 महत्वपूर्ण कार्य इनका था। पहला जो था, सत्य और अहिंसा, यानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए अहिंसक विरोध का मुख्य हथियार इन्होंने बनाया था। चंपारण सत्याग्रह से किसानों को, जो 1917 में भाग लिए थे चंपारण सत्याग्रह में, किसानों को नील की खेती के शोषण से मुक्ति दिलाई थी। असहयोग आंदोलन, राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा बिहार के रहने वाले थे। 1917 में चंपारण आंदोलन के बारे में गांधी जी को बताया था और तब जाके 1917 में गांधी जी आए थे, चंपारण आंदोलन शुरू किया था इन्होंने। असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को एकजुट कर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। डांडी मार्च किए, नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। और 5वां नंबर का जो कार्य किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो का नारा दिया था। सामाजिक सुधार हुआ था, छुआछूत मिटाने और महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किया था गांधी जी ने। तो ये 6 कार्य जो इनके बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर था यान मार्टेल। यान मार्टेल को उनके उपन्यास लाइफ ऑफ पाई के लिए साल 2002 में मैन बुकर प्राइज भी मिला था। तो क्वेश्चन यहां से भी आपका बन सकता है, आपका राइटर पूछा था या फिर बुकर प्राइज कब मिला था, यह भी क्वेश्चन हो सकता है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, राजकोषीय नीति क्या है? तो राजकोषीय नीति वह सरकारी नीति है जिसमें सरकार अपनी आय यानी टैक्स और व्यय यानी खर्च को नियंत्रित करके देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, वही राजकोषीय नीति है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक केंद्र कहाँ है? तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक केंद्र रिफाइनरी यानी डिगबोई आसाम में स्थित है, जिसे 1901 में चालू किया गया था और इसे भारत में तेल उद्योग का जन्म स्थान भी कहा जाता है। यह एशिया की सबसे पुरानी और अभी भी चालू रिफाइनरी में आता है, आपका रिफाइनरी डिगबोई जो आसाम में है। अगला प्रश्न पूछा था, अनुच्छेद 226 का संबंध, तो इससे संबंधित क्वेश्चन था। अनुच्छेद 226 का संबंध भारत के उच्च न्यायालयों हाई कोर्ट्स की शक्तियों से है। 226 हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित आपका है। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मौलिक अधिकार देता है, जो उन्हें अपने विचारों और मतों को बिना किसी डर के व्यक्त करने का अधिकार देता है। हालांकि यह अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था आपका, पीएम युवा 2.0 2025 में कितनी पुस्तकें लॉन्च हुई थी? तो पीएम युवा 2.0 योजना के तहत 2025 में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में 41 नई पुस्तकें लॉन्च करी थी। 41 नई पुस्तकें लॉन्च करी थी और यह आयोजन आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के घटते शिशु लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR को रोकना, उन्हें सामाजिक भेदभाव से बचाना, शिक्षा और समान भागीदारी के अवसर प्रदान करना तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ताकि वे जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम बन सके और समाज में बराबरी की दर्जा
पा सके, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चलाया गया है, योजना चलाया गया है। तो यहाँ देख लेना है क्या हो जाएगा। यहाँ से इसमें से सारा ऑप्शन में जिसमें भी रहेगा, सभी तो नहीं रहेगा, लंबा हो जाएगा। इसमें से जिससे रहेगा उन्हें सामाजिक भेदभाव से बचाना, शिक्षा और समान भागीदारी के अवसर प्रदान करना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। 4 ऑप्शन होगा। ऑप्शन आपका एक होगा क्रोम, फिर आपका हो जाएगा 4 इस तरह से ऑप्शन रहेगा, उसी में से आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये सब क्या है? ये सब तो एप्लीकेशन है जिस पर आप इंटरनेट सर्फ करते हैं, सर्फिंग साइट है। लेकिन यहाँ बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपका राइट आंसर था। चलिए सूर्य के चारों ओर सबसे पहले कौन सा ग्रह घूमता है? तो आपका बुध सबसे पहले घूमता है, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट है और सबसे पहले चक्कर लगाने वाला ग्रह आपका मरकरी है। एक ट्रिक था, बू सु, ये वाला सु हो जाएगा, ये वाला बू सु प्री मंग बिरी शनि अरुण और वरुण। इसका मतलब है कि सूर्य से यहाँ सन हो जाएगा, सन से दूरी के हिसाब से ये आपका ट्रिक था। बू सुप्री मंग ब्री शनि अरुण वरुण। इसका मतलब बू से बुध, सु से शुक्र, प्री से पृथ्वी, मंग से मंगल, बृहस्पति, शनि अरुण वरुण। आपका इस तरह से सूर्य से बढ़ते क्रम के हिसाब से था। तो आपका सूर्य से नजदीक है बुध, तो ये कम टाइम में जल्दी राउंड लगा लेगा। इस सब की अपेक्षा जल्दी राउंड लगा लेगा बुध आपका। अगला प्रश्न जो पूछा था, एशियाई हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई हॉकी महासंघ, एशियन हॉकी फेडरेशन AHF का मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न जो पूछा था, उपन्यास क्लियर लाइट ऑफ डे किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया था, 1980 में प्रकाशित हुई थी और उसे इसी वर्ष मतलब 1980 में ही बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया था। नॉमिनेट नहीं, शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया था, लेकिन फाइनली लगता है कि बुकर प्राइज इनको नहीं मिल पाया था। एक बार थोड़ा गूगल कर लेंगे इसे। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो आपका इसमें से ऑप्शन था 19 से 22 तक में, राइट आंसर आपका ये था। थोड़ा देख लीजिए डिटेल्स। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 नागरिकों के अधिकारों की ये रीढ़ है। अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। यह अनुच्छेद नागरिकों को 6 महत्वपूर्ण अधिकार देता है। 19 का ए में है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। 19 का बी में बिना हथियारों के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की आज़ादी। 19 का सी कहता है संघ या संगठन बनाने की आज़ादी। 19 का डी कहता है भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी। 19 का ई कहता है भारत के किसी भी हिस्से में बसने की आज़ादी। और आपका 19 का जी कहता है कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की आज़ादी। आपको ये सब आज़ादी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या आता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह किसी व्यक्ति को मनमानी सजा से बचाता है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। कौन सी? एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो आपका इस तरह से ये था। और तीसरा नंबर में जो है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 ए जो कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हो। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
यह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार देता है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, कि क्या कारण है कि उसे गिरफ्तार किया गया, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार, और फिर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। ये सब अधिकार है आपका। यहाँ से जो आने वाले शिफ्ट में आपका संभावना बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन बनने की मेरे भाई। तो क्वेश्चन था स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद, तो 19 से 22 तक है। अगला प्रश्न जो है, संबलपुरी भारती किस राज्य में है? संबलपुरी भारती उड़ीसा में है। संबलपुरी भारती, जिसे संबलपुरी भाषा के रूप में भी जानते हैं, मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न जो है, चलिए क्वेश्चन इतना ही आया था लेकिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको ये सब टॉपिक पर कमांड एकदम करके जाना है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आ रहा है, जैसे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक गेम्स पे आ रहा है, नेशनल गेम्स से आ रहा है, हॉकी, फुटबॉल, ये सब, क्रिकेट, ये सब से क्वेश्चन आ रहा है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, राष्ट्रीय नेशनल इनकम भी कर लीजिएगा, जीडीपी जीएनपी भी देख लीजिएगा थोड़ा, राष्ट्रीय खेल, लोक नृत्य, आपका क्लासिकल डांस से भी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से भी आ रहा है। और ये सब क्लासिकल डांस, नेशनल इनकम, जीडीपी जीएनपी, बुक एंड ऑथर, ये सब आपका मेरे भाई सीजीएल का अगर जो भी पिछले ईयर का सीजीएल का या फिर सीपीओ का, पिछले ईयर तो नहीं कहेंगे, PYQ क्वेश्चन जितने भी हैं, आपको जितना हो सके 100-200 क्वेश्चन आप लगभग जरूर देख करके जाइएगा मेरे भाई। कुछ राज्य के सीएम भी आ रहे हैं, महत्वपूर्ण नियुक्ति भी आ रहा है, इंडेक्स से क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के संशोधन से आ रहा है, खास करके बीएनएस 2023 से भी क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, इसको भी देख के जाएंगे। और अपना आरबीआई से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सब शानदार टॉपिक जो मैंने आपको बताया, कम टाइम में छोटा छोटा वीडियो जो भी इंटरनेट पर अवेलेबल होगा या फिर PYQ जितने भी होंगे, आप कोशिश कीजिएगा 100-200 हर टॉपिक का 100-100 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 50-50 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन एकदम आने की ही पूरा श्योर एकदम है, आना ही आना है मेरे भाई। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये सब करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है मेरे भाई, कम से कम 3 से 4 घंटा मेहनत लग जाता है इतना करने में मेरे भाई। तो चलिए मस्त रहिएगा, और इस ठंड में आप ठंड से बच करके एग्ज़ाम की तैयारी भरपूर कीजिएगा, और मस्ती से एग्ज़ाम भी देना है, और अपने आप को जो सपना हम लोग देखे हैं, आप लोग देखे हैं कि नौकरी का, उसे पाकर रहना है मेरे भाई। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।